नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम जो है अपने नेट के पाठ्यक्रम में जो भी निबंध है इकाई 9 में जो भी निबंध है रखे हुए हैं पाठ्यक्रम में, उन सभी निबंधों का हम सार देखेंगे, निचोड़ देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सब है, यह जो दृष्टि प्रकाशन का जो किताब है हिंदी साहित्य का, उस किताब के माध्यम से यह हम सभी इकाई 9 का निचोड़ हम देखेंगे। हो सके तो इसी वीडियो में सभी देखेंगे, नहीं तो 2 वीडियो में देखेंगे। कोशिश तो रहेगी कि एक ही वीडियो में सब हो जाए, लेकिन देखते हैं प्रयास करके। अभी यह जो है पहला निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। इसका प्रकाशन 1877 में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण यह किसका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1877 में प्रकाशित। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। यानी 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा हुई और उसके द्वारा महारानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। यानी भारत की क्या है, अधिकारी या राजा यानी प्रधान विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है। यानी जो प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो भारतेंदु जी द्वारा 1877 के प्रथम, यानी 1877 में प्रथम जो दिल्ली दरबार हुआ था उसकी रिपोर्टिंग या उसकी ही लिखा गया है। यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया है। यानी भारतेंदु का कौन सा निबंध समाचार शैली में लिखा गया है? तो दिल्ली दरबार दर्पण लिखा गया है, याद रखिए। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जाती है। यानी जो भारतेंदु की जो राजभक्ति थी या देशभक्ति थी, इसकी जो मिश्रित भावना, यानी दोनों भावनाओं का यहाँ पर चित्रण होता है। 1 जनवरी को दिल्ली का दरबार का महोत्सव हुआ। यानी 1877, 1 जनवरी 1877 को क्या हुआ? तो वह 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार हुआ। नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। महारानी ने एक नया कर नियत किया। यानी महारानी एक नया कर जो है वह दिया, या टैक्स, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। यानी महारानी ने कौन सा कर नया स्थापित किया था? उस कर का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, यह उस कर का नाम था। अभी इसके जो प्रमुख उदाहरण या प्रमुख कथन है यह देखते हैं। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशम झंडा और सोने का तमगा मिला। ये जो सभी निबंध है, सभी निबंध हमने लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं और उन सभी की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक रेशम झंडा और सोने का तमगा मिला था। कहाँ पर? उस दरबार में उपस्थित होने वाले शासनाधिकारी को। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनकी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ये वायसराय राजाओं को झंडा, यानी जो भी उस दिल्ली दरबार में जो भी राजा आए थे, राजा की उपस्थिति मौजूद थी, उनको झंडा और तमगा देते समय वायसराय यह कह रहे थे। और सब राजाओं को क्या दिया भेंट वस्तु में? झंडा और तमगा दिया था, याद रखिए। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे। यानी जो वायसराय की बातचीत सुनकर सब मगन हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। यानी वो सबसे एक अच्छी सी बात करते थे, सभी से एक अच्छे शोर में या अच्छे लहजे से बात करते थे और वह हर एक को लगता था कि वायसराय ने मुझसे ही सबसे अच्छी बात किया, आदर सत्कार किया, ऐसा सभी लोगों को लगता था। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर, यानी नगर से कितनी मील दूर? 5 मील दूर, यानी दिल्ली से 5 मील दूर यहाँ जो है दरबार लगाया गया था, 5 मील दूर। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपहला
तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। यानी कलसे की जगह पर क्या था, तो श्रीमती जो महारानी थी उसका राजेश्वरी का सुनहला मुकुट था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन से वे सुशोभित हुए थे। सब मिलाकर यानी इस दरबार में कितने शासन अधिकारी थे, तो सब मिलाकर जो है 63 शासन अधिकारी थे। राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी जिसके नाम नीचे, यानी जो 63 राज्य शासन अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जो राजा मौजूद थे 63 राज्यों के, उनके नाम है यहाँ पर महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बीजापुर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर इंदौर, जयपुर, जम्मू, जालन, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, ओरछा, महारानी उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झलवार, राणा जोधपुर, राजा बिसालपुर, बमरा, बिरोदा, चंपा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कुछ बिहार, मंडी, नाभा, राजपीपला, उसके बाद है रतलाम, रामथर, सुंकत, टिहरी, रावा, जिगनी, टोरी, नौबाब डांग, पड़ौदी, मलेरकोटरा, लुहारू, जूनागढ़, लोरा, दुजायरा, बाहलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खेरपुर, महंत काददा, नंदगांव और नवानगर। यह जो है यह 63 राजा जो थे उस दरबार में मौजूद थे। उसके बाद इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया, यानी इस एक्ट में उस नियम में जो हिंदुस्तान के शासन हेतु बनाया गया थे, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, यानी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र से यह बताया गया है। सन 1858 ईस्वी सन की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, यानी एक इश्तिहार का मतलब एक नियम, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था। यानी एक महारानी का इश्तिहार निकला और उस इश्तिहार के आधार पर महारानी का जो विश्वास है वह विश्वास हिंदुस्तान के जो रईस और प्रजा थे उनको कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ये वायसराय का संबोधन है, यानी वायसराय बता रहे हैं सभी को। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यानी इसमें क्या है, जो महारानी राजेश्वरी है श्रीमती विक्टोरिया रानी, उसका क्या है, हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के, यानी आज से इस देश की या इस राज्य की रानी कौन है, तो महारानी विक्टोरिया है। ये पदवी की प्रसिद्ध, यानी इस पदवी को सबको बताने के लिए वह यह समारोह किया गया है, इकट्ठे हुए हैं, ये वायसराय कह रहे हैं। और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपा युक्त को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया है। ये वायसराय का ही भाषण देते हुए कह रहे हैं। ये भी वायसराय का कथन है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, यानी महारानी के अधिकार में जितने देश आते हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, जिसमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। ये भी वायसराय। और वह 1877 यानी जब ये निबंध लिखा गया था तब भारत की जनता कितनी थी, तो वह 30 करोड़ थी, याद रखिए। वे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया है,
यानी अंग्रेजी राज को क्यों जमाया है यहाँ पर? राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया है। प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज प्रबंध से उनके राज के देशों में मेल न बन रहा सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निबल लोग बली होने लगे, यानी जो भी वह राजाओं में जो भी युद्ध होता था या जो भी लड़ाई होती थी उसमें जो निबल लोग हैं वही मारे गए हैं, यानी जो बलहीन है या शक्तिहीन है वही लोग मारे गए, वही लोग बलि के बकरे बने और जो बलवान है वह बच निकले। और बलवान अपने मद को इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, यानी जो शक्तिशाली तैमूर का घराना था वो भी अंत में मिट्टी में मिल गया। और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी, यानी वो उस तैमूर राज्य का नष्ट होने का कारण क्या था? तो पश्चिमी देश की उस राज्य की तरफ से कुछ उन्नति न हो सकी, इसलिए वो नष्ट हो गया। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने। यानी यहाँ पर राजेश्वरी का यदि राज आ जाता है तो उसको श्रीमती का अभिप्राय यानी उसकी आशा किसी को दबाने या मिटाने की नहीं है, वरन सभी की रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने की उनका लक्ष्य है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, यानी आजकल ऐसी राजनीति के कारण यानी महारानी के राजनीति के कारण सभी जगह पर सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है। श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न दुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत कर सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का है। कीर्ति के द्वारा आगे बढ़ते हैं। कीर्ति के द्वारा सबके लिए नहीं खुले हैं, यानी जो कीर्ति के द्वार है, जो कीर्ति के द्वार या प्रसिद्धि के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यानी जो कीर्ति या प्रसिद्धि का अवसर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन भलाई करने का अवसर हर जो भलाई करने की सोचता है या खोज करता है उसको वह अवसर मिलता है। जो हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भीड़ कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और जो पूरा अभी आज निबंध देखिए, कल उपन्यास, वो सब कुछ हम ऐसे ही देखेंगे। उसका क्योंकि इससे पहले हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसी चैनल पर उपलब्ध है सब कुछ। उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है, यानी जो भी भारतीय सैनिकों ने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में या लड़ाई में महारानी की सेना विजयी हुई या युद्ध कीर्ति थामे रहे, उसी कारण महारानी श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है भारतीय सैनिकों को। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करोगे, यानी इसके आगे भी आप ऐसा ही संयोग करोगे। अपने हिंदुस्तानी राजा में मेल और आप अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को सुपुर्द करती है, ये महारानी कहती है, यानी वो पढ़कर सुना रहे हैं। मैं श्रीमती की ओर से और उसके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ, यानी वो सभी राजा से कहता है वायसराय कि जो भी आप यहाँ पर मौजूद हो, मैं महारानी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। यानी किसका नाम आया है इसमें और भी? श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स।
आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है, यानी सभ्यता में, और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिसके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। यानी जो परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अंग्रेज़ों के साथ भली भांति काम करने योग्य है। यानी आप कैसे भी हो, लेकिन आप अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करके देश की उन्नति करने के योग्य है, ऐसा समझिए। और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों के बार बार इस बात को स्वीकार कर लिया है। यानी जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में ही राज्यश्री की बात जो थी श्रीमती की, वह मान ली गई है। इस बड़े राज का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। यानी केवल बुद्धिमान इस बड़े राज्य का प्रबंधन, यानी इस बड़े राज्य का प्रबंधन करने के लिए लोगों के हाथ में सौंपा गया है, जिनमें, यानी उन लोगों में केवल बुद्धि ही नहीं, बुद्धि का प्रबल होना ही आवश्यक नहीं है, तो उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता का भी होना चाहिए, ऐसा वायसराय भाषण देते हुए कह रहे हैं। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभिमान ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों समझे और काम में ला सके। यानी इसलिए जो संयोग करोगे तो महारानी जो भी ब्रिटिश सरकार के जो भी तत्व है, वह तत्वों को समझ सके और आपके उन्नति के लिए ला सके। पदों के योग्य जिनके द्वारा उनके लिए खुले, यानी जो भी अन्य पद थे, उस पदों के योग्य द्वार जो है खुल सके। राजभक्ति धर्म पक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है, उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये वायसराय ही सब कुछ भाषण देते हुए कह रहे हैं लोगों से। परंतु यदि इस राज के अमन चैन से किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपनी पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यानी कुछ संकट आया तो श्रीमती राज्य की रक्षा करना जानती है। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा। यानी हमें विश्वास है कि इस अवसर के आधार पर या इस अवसर पर जो जनता और प्रजा और हमारे बीच का जो स्नेह है वह बढ़ेगा, और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उन लोगों के सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। तो यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार दर्पण यह निबंध का निचोड़ देखा। उसके बाद हम देखेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये भी भारतेंदु का निबंध है, वह 1877 में प्रकाशित है और यह जो है 1884 में प्रकाशित है। 1 मिनट, 1877 ही है या हाँ 1877 और वो 1887। यानी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो 3 दिसंबर 1884 भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती का प्रकाशन वर्ष है। ये भी भारतेंदु का ही निबंध है। बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देश उपकारिणी सभा में दिया गया भाषण। यानी यह जो है बलिया के
बलिया में दादरी मेले के समय में जब आर्य देश उपकारिणी सभा में दिया गया भारतेंदु ने भाषण है। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित, यानी यह भाषण निबंध रूप में कब प्रकाशित हुआ था, तो वह हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में, यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं, यानी भारत का अतीत, भारतीय अतीत और गौरव तथा वर्तमान की पीड़ाओं को और उसके भविष्य के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को उठाया, यानी भारतेंदु के किस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को उठाया है, तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनाशील होने को कहा है, यानी भारतेंदु ने जो भारतीयों की जो आलसीपन है उस आलसीपन पर व्यंग करते हुए चेतनाशील होने कहा है। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्म, यानी भारतेंदु ने विभिन्न जाति और धर्मों, हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह किया, यानी जो भी हमारे बीच में जाति में भेद है, धर्म में भेद है, वह सब भूलकर एकता के साथ मिलकर रहने के लिए कहा है। उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की है और अंततोगत्वा भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दिया है, यानी भारतीयों को एकजुट होकर रहने के लिए कहा है एकता के साथ। बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा उसके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल के समान माना है, यानी बलिया के कलेक्टर को रॉबर्ट के समान कहा है, यानी बलिया के जो कलेक्टर थे उस कलेक्टर को रॉबर्ट के समान माना है और रॉबर्ट को अकबर तथा, यानी जो यहाँ पर गलत हुआ बताते हुए, बलिया का जो कलेक्टर था रॉबर्ट, यानी बलिया के कलेक्टर का नाम क्या है, रॉबर्ट, और उस रॉबर्ट को अकबर के समान कहा है। और जो भी उनके मुंशी है या रॉबर्ट के जो भी साथ रहने वाले या उनके मुंशी है या पीए है, उनको भारतेंदु ने टोडरमल और अबुल फजल के समान माना है, बताया है, याद रखिए। हिंदुस्तानी राजे महाराजे हकीम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया, यानी भारतीय लोगों का दुर्गति क्यों हो रही, क्योंकि उसमें जो है आलस्य भरा हुआ है। मलुकदास के दोहे का उल्लेख है, यानी इस निबंध में मलुकदास का दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। यह मलुकदास का दोहा भारतेंदु के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में आया है, याद रखिए। पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख है, यानी जो पृथ्वीराज द्वारा जो शब्दभेदी बाण मारने की कथा का भी उल्लेख इस निबंध में है। प्रचलित कथा से यहाँ शाहबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन भी है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख है, यानी मीर हसन की जो मसनवी शैली थी उसका और इंदर सभा का भी उल्लेख है। इन्हें लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना, यानी मीर हसन की जो मसनवी लिखी हुई है या इंदर सभा लिखा हुआ है, ये लड़कों को बिगाड़ने का साहित्य है, ऐसा भारतेंदु ने निबंध में कहा है। अभी इस निबंध के जो प्रमुख कथन है वह देखते हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है, यानी वो मेले में भाषण देते हुए कहते हैं, आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, यानी बलिया के जो भी लोग हैं वह एक स्थान पर है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो, यानी जहाँ रॉबर्ट साहब जैसे बहादुर कलेक्टर हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल से ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बिरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया, यानी जिस धरती पर ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, अकबर को भेजा, उसी ईश्वर ने अकबर को भेजा और उसी स्थान पर या उसी ज़मीन पर ईश्वर ने अबुल फजल, बिरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है, यानी यहाँ रॉबर्ट साहब कौन है, तो अकबर है। तो मुंशी चतुर्भुज साहब ही मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल, यानी जो मुंशी जो है कौन है, यानी मुंशी कौन है, यानी रॉबर्ट साहब कौन है, अकबर है,
और वहाँ पर रॉबर्ट साहब के है अकबर है, और अकबर के मुंशी कौन है? मुंशी चतुर्भुज साय है, मुंशी बिहारी लाल साहब है, और अबुल फजल टोडरमल है। यानी जो रॉबर्ट साहब के जो मुंशी है, तो मुंशी है, उस मुंशियों को कौन कौन सी उपमा दी है? तो मुंशियों को अबुल फजल और टोडरमल दिए हैं। और यहाँ पर कौन है? अकबर। अकबर कौन है? तो रॉबर्ट्स है, और उसके मुंशी कौन है? अबुल फजल और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, ये ऐसा कथन एक नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक में भी यह कथन है, जो अंजो दीदी का भाई, उसके द्वारा यह कथन बताया गया है उस नाटक में। इसी प्रकार का कथन है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुपी शादी रहा बलवाना, यानी का चुपी शादी बलवाना इतना ही कीजिए। यानी भारतीय लोग रेल की गाड़ी की तरह, जैसे रेल के सभी डिब्बों को एक ही इंजन खींचता है, तो कहने का मतलब ये कि यदि भारतीय लोगों को कोई खींचने वाला है या काम करवा कर लेने वाला हो तो भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है। गए हम, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीन आदि तुर्की ताजी सब सबरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमें पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाँप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी न बढ़ेगा। यानी इस उन्नति के मार्ग में या उन्नति में भागदौड़ में जो उन्नति करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे भी रह जाएगा। फिर वो कितने ही प्रयास क्यों न करे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी सबके जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यानी उन्नति करने के लिए कितना कुछ है, ज्ञान है, विज्ञान है, शिक्षा है, सब है, फिर भी हम उसकी सही इस्तेमाल करके उन्नति न करते हैं तो फिर वह क्या कहते हैं कि वह आंधा है, ईश्वर का कोप है, ईश्वर का शाप है, ऐसा वो कहते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। यानी भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्बल है। सो मिल गया और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार नहीं जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी यहाँ पर भारतेंदु इस निबंध में क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, यानी मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है, फिर भी मिल गया और मिलने के बाद मिला और उस पर गुरु की कृपा, यानी उसमें गुरु की कृपा, यानी जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, टीचर, इतना सामान्य यानी इतनी कुछ व्यवस्था पाकर ही कुछ वो उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्या, यानी जो भी उन्नति न कर सका इसका साधन पाने के बावजूद भी तो वह खुद का आत्महत्या है, ऐसा वह कहते हैं। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सामान अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोपी। यानी अंग्रेज राज में सभी है, ज्ञान विज्ञान सब मिलता है, सब चीज़ें उपलब्ध है, फिर भी हम अपनी उन्नति नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का हम पर कोप है, शाप है। सांस के अनुमोदन से एकाध रात में सुने, रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण प्यारे से परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न तो उसका अभाग्य ही है। यानी किसी नायिका का या किसी नवविवाहिता का पति जो है बाहर विदेश गया है और वह कुछ बहुत दिनों के बाद रंग आता है और जब वो दूर रहता है तो उस नई नवेली दुल्हन की इच्छा होती कि मेरे पति के साथ एक रात बिताऊं या पति से मिलकर जो भी छाती ठंडी कर लूँ, और फिर वो जब मिलने आता है तो उसका लाज से मुंह भी न देखे, ऐसा वह यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं।
तो उसका अभाग्य ही यानी उसका ही भाग्य है, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, कांट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो, यानी अंग्रेजी राज में जो है सब कुछ हमें मिल रहा है, उन्नति करने के साधन उपलब्ध है, फिर भी हम अपनी उन्नति नहीं करते। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है अंग्रेजी राज जो है चला जाएगा और हम जो है वैसे ही मूर्ख रह जाएंगे। वैसे ही हम कुएं के मेंढक यानी कुएं यानी भारतीयों को कौन कौन सी उपमा दी है, कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम रहे तो हमारी कम भक्ति रहेगी, यानी हमारी उन्नति नहीं होगी सब कुछ पाकर ही। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं, यानी जो पाश्चात्य देशों के लोग जो है बात करते हुए भी देश के प्रबंध छाड़ते हैं, देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं। और हमारे यहाँ एक बीड़ी है क्या, तेरे पास माचिस है क्या, आज क्या खाना है, किस होटल में जाना है, ऐसी चर्चा होती है। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छीन भी व्यर्थ न जाए, यानी जो पाश्चात्य देशों के लोगों का सिद्धांत यह है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, वो भी काम न करे। आलस पर मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, यानी आलस पर मलुकदास ने दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुगा कही गए सबके दाता राम। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाए जाती है। यानी जो गरीब कुटुंब रहता है वह अपनी इज्जत को इस प्रकार बचाए रखता है, यानी इज्जत बचा कर रखता है जिस प्रकार यदि कोई लाजवंती या कुलवंती बहू है वह बहू फटे कपड़ों में खुद के अंग को छुपाए रखती है, उसी प्रकार गरीब कुटुंब या गरीब परिवार भी अपनी लाज, इज्जत, सम्मान को बचाए रखता है। वही दशा हिंदुस्तान की है आजकल, ऐसा मैंने भारतेंदु कहते हैं। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा से कोई ऐसा उपाय भी बताएंगे कि देश का रुपया और वृद्धि बढ़े। यानी भाइयों, जो भी महाराजा है, जो भी राजा महाराजा है, उनका मुंह मत देखो, या पंडित जी कथा में कोई ऐसा नहीं उपाय बताएंगे कि उससे देश के जो पैसा है, देश की जो भी उन्नति होगी या बुद्धि बढ़े, ऐसा कोई कथा में पंडित जी उपाय नहीं बताएंगे। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने का जगली हुस मूर्ख बोधे, डरपोक ने पूर्वा ओके, दौड़ो इस घोड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं का ठिकाना नहीं है। यानी दौड़ो, सब कुछ साधन तुम्हारे पास है, दौड़ो और वह साधन प्राप्त करो, वो सीखो, ज्ञान प्राप्त करो और उन्नति करो। यदि इस होड़ से या इस दौड़ से यदि तुम पीछे रह जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे, ऐसा भारतेंदु कहते हैं। आपकी चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। यानी इतना साधन पाकर, इतनी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान पाकर ही तुम खुद को नहीं सुधारते हैं तो तुम ही रहो। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति, यानी वो सुधरना भी कैसा होना चाहिए, सब बात में उन्नति होनी चाहिए। सब धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्धि में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ को कंटक हो, यानी जो भी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधा निर्माण होती है, ऐसी बातें तुम छोड़ो और आगे बढ़ो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। यानी जो भी तुम्हें इस राह पर चलते हुए जो भी तुम्हें लांछन लगाएंगे, जो भी लोग नाम रखेंगे, वह सब तुम भूल जाओ और भूल कर तुम देश की उन्नति करने के लिए या उन्नति करने के लिए तुम आगे बढ़ो, किसी की बात मत सुनो। अभी कोई कहता है कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए या नेट सेट का अध्ययन करने के लिए मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन यही हमारा पाठ्यक्रम ही है, याद रखिए। सब है हमारे पास, निबंध नहीं, किताबें हैं, किताबें नहीं है तो मोबाइल है, लैपटॉप है, सब आधुनिक तकनीकी है और इस तकनीकी आधार पर हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो भी कोई कहता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती तो वह बहुत महामूर्ख कहलाएगा,
मैं कहता हूँ ऐसा, क्योंकि उसके पास सब है। किताबें नहीं है तो नेट तो होगा, 200 रुपये 2 GB नेट तो होगा, उसके आधार पर वह पढ़ाई कर सकता है फ्री में यूट्यूब पर, और नेट पर सर्च करो PDF मिल जाएगा नोट्स का, उसमें क्या है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अपमान पुरस्कृते महान कृत्यात्तु पृष्ठतः सो कार्य साधते श्रीमान कार्यस्तव ही मूर्खतः। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करे, यानी जो लोग देश हितैषी खुद को मानते हैं वह अपने खुद के सुख को त्याग दो। अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबी या कारणों को खोजो, यानी जो खुद के अंदर जो खराबी है, कमी है, खुद के अंदर के जो अवगुण है, बुरे गुण है, उसको खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल में आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। यानी जो भी आपकी जो भी कमियां है, वो कमियां कहाँ कहाँ पे हमारी है, छुपी हुई है। देश की चाल चलन में आड़ में, मूर्ख सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, यानी वहाँ पर चोर कौन है, जो भी हमारे स्वाभिमान है, जो भी मोह माया है, वहाँ उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। यानी और भी दृष्टांत क्या देते हैं भारतेंदु, कोई समझो हमारे घर पर व्यभिचार करने कोई पुरुष आता है, और उस पुरुष को घर के सारे लोग पकड़कर क्रोध में पकड़कर मारते हैं गुस्से में। उसी प्रकार जो भी हमारे अवगुण है, जो भी हम में कमियां हैं, उन कमियों को तुम मारो, त्यागो और छोड़ दो। उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ में काटा हो, यानी जो भी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कांटे हैं, उसको तुम उखाड़ कर फेंक दो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न हो, वरन जांच लेने मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यानी सब उन्नतियों का मूल क्या है, तो भारतेंदु सब उन्नतियों का मूल धर्म को मानते हैं, जिससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। यानी सब उन्नतियों का मूल कहाँ है, धर्म में है। और तो सबसे प्रथम किसकी उन्नति होनी चाहिए, धर्म की उन्नति होनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। यानी अंग्रेज देश का जो भी अंग्रेजी देश है या पाश्चात्य देश है, उनकी उन्नति क्यों है, क्योंकि उसकी धर्म नीति और राजनीति आपस में मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति होती है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, यानी बहुत सी बातें क्या है जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह कर उनका बल, वीर्य, आयुष सब मत घटाइए। यानी जो किसी बच्चों का या लड़कों का छोटेपन में ही विवाह किया जाता है, फिर उसमें विवाह करने के बाद जो भी वीर्य, आयुष है वह घटाया जाता है, उनकी ऊर्जा, एनर्जी। आप उनके माँ बाप है या उसके शत्रु है, यूर्य उसके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उसका पैर काट, यानी उसको संसार क्या है वो सीख देने दीजिए। संसार घरदार कैसे चलाया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो सीख लेने दीजिए, और फिर उसका विवाह कर दीजिए। पैर काट लीजिए मतलब विवाह कर दीजिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए। यानी यहाँ पर स्त्री शिक्षा की भी बात की गई है, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। यानी जिसे उपकार के बदले बुराई होती है, उस तरीके से नहीं। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल भाई सीखे। यानी जो अपने देश और कुल भाई सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। यानी वह लड़कियों को घरदार संभाले या पति की या तथा जो भी घरदार है उसकी रक्षा करे, उसकी भक्ति करे, ऐसी पढ़ाई दीजिए, और लड़कों को भी सहज में शिक्षा दीजिए, ऐसा भारतेंदु कहते हैं। ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये पेज थोड़ा ठीक नहीं आया।
ये पेज स्कैन करते हुए ठीक नहीं आया, इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंध है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती का कुछ अंश और शिव मूर्ति निबंध, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, बाद में नहीं अभी पढ़ेंगे। शिव मूर्ति निबंध का जो कुछ भाग है या कुछ बातें हैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कुछ जो है जितना दिखाई देता है उतना हम पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। नहीं, शिव मूर्ति निबंध ही छोड़ देते हैं, ये हम बाद में इसका पढ़ाएंगे अंतिमता। और एक दो पन्ने हैं जो भी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है? शिव शंभू के चिट्टे, यानी अगला निबंध कौन सा है? तो शिव शंभू के चिट्टे। ये भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 तक बालमुकुंद गुप्त ने जो शिव शंभू के चिट्टे लिखे हैं, यह 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 तक बालमुकुंद गुप्त ने जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित किए थे वह हैं 1903 से 1907 ई के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित, यानी 1903 से 1907। ये थोड़ा गलत हुआ है मेरे ख्याल से, खैर 1905 है या 1903, थोड़ा गलत हुआ है, ये 7 देखते हैं, मेरे पास किताब है। इस दौरान भारत मित्र के संपादक स्वयं बालमुकुंद गुप्त थे, यानी इस बीच में जो है बालमुकुंद गुप्त जो है वह भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। व्यंग्य विनोद की सजीव शैली में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे गए, यानी इन्होंने कितने 8 चिट्ठे लिखे हैं? 8 चिट्ठे लिखे गए हैं। कलकत्ता की शासन व्यवस्था को व्यंग्य के माध्यम से दर्जा, यानी किस शासन व्यवस्था को व्यंग्य के माध्यम से दर्जा है? कलकत्ता की शासन व्यवस्था को। शिव शंभू के चिट्टे नामक निबंध में बालमुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है, यानी शिव शंभू के चिट्टे निबंध में बालमुकुंद गुप्त ने किस शासन की आलोचना की है? तो अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में, यानी बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्टे, यह निबंध किस शैली में लिखा हुआ है? तो यह निबंध जो है प्रतीकात्मक शैली में, यानी प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध की शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है, यानी स्वप्न के जरिए जो है शिव शंभू शर्मा स्वप्न देखता है, इसके जरिए इसकी शुरुआत होती है। इस निबंध की शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है। चिट्टे शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे, यानी चिट्ठी किस नाम से लिखी है? शिव शंभू शर्मा, यानी शिव शंभू शर्मा के नाम से ये 8 चिट्ठी लिखे गए हैं। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है, यानी परतंत्र देश का नागरिक है शिव शंभू। मन बदलाव के लिए वह भांग का सेवन करता है, यानी मन बदलाव के लिए वह भांग का सेवन कौन करता है? शिव शंभू शर्मा। और किस देश का नागरिक है? परतंत्र का, यानी स्वतंत्र देश का वह नागरिक नहीं है। कुल 8 चिट्टे लिखे गए हैं। इसमें पहले चिट्टे का नाम क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन। अभी बनाम लॉर्ड कर्जन में क्या है? बुलबुलों के बारे में एक सपने से शुरुआत, यानी शिव शंभू शर्मा सोया हुआ है और एक बुलबुलों का सपना देखता है, यहाँ से शुरुआत होती है। लॉर्ड कर्जन का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा, यानी जब लॉर्ड कर्जन जो वायसराय होकर भारत में आए थे उसका 5 वर्ष का जो भी कार्यकाल था वह पूरा हो चुका है। इस अवधि में सिर्फ 2 काम गिनाए, यानी जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वायसराय का, उस वायसराय के इसमें 2 ही काम गिनाए जाने लगे। कौन से? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, यानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया और उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन, यह 2 ही काम उन्होंने किए गए हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद श्रीमान का स्वागत, यानी श्रीमान का स्वागत किस प्रकार होता है यह भी हम देखेंगे। लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त किया, यानी जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ फिर दूसरी बार नियुक्त किया, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। लॉर्ड कर्जन के पुराने कारनामों का व्यंग्यमयी भाषा में उल्लेख है, यानी जो लॉर्ड कर्जन के जो भी पुराने काम किए हैं जो 5 वर्ष के कार्यकाल में, उस पर व्यंग्यमयी भाषा में बताया है। भाग्यवादी विवश लाचार भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर गहरे प्रहार किए गए हैं। तीसरे इसका नाम क्या है तीसरे चिट्ठे का? तो वायसराय का कर्तव्य, वायसराय का कर्तव्य। जनता के प्रतिनिधि का दावा पेश करते हैं, यानी जनता का जो प्रतिनिधि है उसका दावा पेश करते हैं इसमें वायसराय का कर्तव्य में। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र को भारतवर्ष के लिए
फौलादी दीवार की संज्ञा दी गई। यानी जो भी 1858 में जो भी महारानी का घोषणा पत्र हुआ था, उस घोषणा पत्र के भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार, यानी भारतवर्ष के फौलादी दीवार किसको कहा गया है, तो 1858 का जो महारानी का घोषणा पत्र था उसको भारत के लिए फौलादी दीवार का की संज्ञा दी गई है, जिसे भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। यानी भारतवासी उसको अपना रक्षक भी समझते हैं। किसको, जो 1858 में जो महारानी ने घोषणा पत्र लिखा था उसको। चौथा है पीछे मत फेंकिए। चौथे भाग का नाम क्या है, तो पीछे मत फेंकिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस में लॉर्ड कर्जन की तुलना, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस से, यानी लॉर्ड कर्जन आने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस यह वायसराय हमारे भारत का था, उससे लॉर्ड कर्जन की तुलना की गई है पीछे मत फेंकिए इस चिट्ठे में। रावण का स्मरण अंग्रेजों और कर्जन की प्रभुत्व वर्णन में, यानी रावण का स्मरण किया गया है अंग्रेजों और कर्जन के प्रभुत्व में। आशा का अंत, यानी पांचवें चिट्ठे का नाम क्या है, तो आशा का अंत। कर्जन के दूसरी बार वायसराय बनने पर भारतीयों की जो उम्मीदें थी वह उनमें बम्बई के पहले भाषण से ही समाप्त हो गई। यानी जो भी उम्मीदें थी वायसराय की वह भाषण देते ही खत्म हो गई थी। भारतीय जलवायु और नमक की अजब तासीर का वर्णन है। यानी भारत की जलवायु था और उसमें जो भी नमक का आयात निर्यात था, तासीर थी, उस पर ही उसका ही वर्णन किया गया है। कर्जन ने कहा था, अकाल को अनदेखा कर दिल्ली दरबार आयोजित किया। यानी जो भी अकाल था उस अकाल को अनदेखा करके कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। बहुत से पदों को अंग्रेजी के लिए आरक्षित किया। यानी बहुत से जो अच्छे अच्छे पद थे उनको केवल अंग्रेजी लोग ही वह पद पा सकते थे, ऐसा उन्होंने किया था। महारानी विक्टोरिया को भारतीय माता तुल्य समझते हैं। यानी भारतीय लोग महारानी विक्टोरिया को माता तुल्य, यानी अपनी माँ के समान समझते थे। उनके पुत्र महाराज एडवर्ड के प्रति लोगों का भक्तिभाव था। उसके बाद है 6 नंबर का चिट्ठा, उसका नाम है एक दुराशा। शासन तंत्र की जनता से दूरी का रेखांकन, यानी शासन तंत्र की जो जनता थी उससे दूरी का, यानी शासन तंत्र की जो था वह दूरी बनाया जा रहा था। शासन और शासित के बीच जीवित संपर्क ही हिमायत। गौलों का कृष्ण के यहाँ होली खेलने जाने का उल्लेख। चलो आज खेले होली कन्हैया घर, गीता के मार्फत गीत गाते हुए। यानी यहाँ पर 7वें इसका नाम है विदाई संभाषण। जंगी लाट किचनर से विरोध तथा त्याग पत्र की स्वीकृति के बाद कर्जन के शासन का अंत, यानी उसमें कर्जन के शासन का अंत है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है। नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख, जिसके गीत गाते जाते हैं। उसके बाद अंतिम है 8वां अंतिम चिट्ठा है बंग विच्छेद। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। सत्ता की जन विरोधी नीतियों की असफलता का जयघोष किया। तुगलक के राजधानी बदलने के फैसले से तुलना की गई है। अभी इस निबंध के जो है महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। वहाँ बनाम लॉर्ड कर्जन, यानी जो पहला चिट्ठे का नाम है बनाम लॉर्ड कर्जन, उसका देखते हैं। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु सो गया। यानी वो सपना देख रहा है कि जो बुलबुल को पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पना, यानी बुलबुल को कैसे पकड़ा जाए इसकी कल्पना करते हुए ही शिव शंभु बालक जो है सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है, यानी पूरा संसार जो है बुलबुलमय है। आज शिव शंभु शर्मा, ये थोड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे, यानी वो कहती है कि माई लॉर्ड किसको कहते हैं, तो माई लॉर्ड जो है वह लॉर्ड कर्जन को कहते हैं। माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। यानी केवल सपने ही दिखाए हैं जनता को या सच में कोई काम भी किया है, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा वो कहते हैं। खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है। यानी खाली वायसराय ने कुछ काम ही किया है जनता के लिए या खाली खुद के ही सपने पूरे किए हैं। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए, यानी एक बार विचार कीजिए। वह लिख रहे हैं उनको, वायसराय को।
आपकी बात में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हुए, यानी आपकी भारत में, यानी जो भी भारत में आपकी नियुक्ति हुई थी उसके 5 साल जो है पूरे हो गए हैं, हो गए। आप यदि आप कुछ दिन रहोगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका होगा, यानी आप ये 5 साल पूरे हो गए और इसके बाद भी आप यदि भारत में रहते हो तो सूद में मूलधन भी जो है समाप्त होगा। हिसाब कीजिए, नुमाइशी नकामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है, यानी इस देश में आपने कर्तव्य क्या निभाया है। इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी, जहां उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन कीजिए, यानी जो भी 5 साल में जो भी आपने अच्छा काम किया है वह काम बताई जाती है। आप बारंबार आपने 2 आती तुमत तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, यानी आप बार बार 2 ही जो काम किए हैं उसका ही वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार, यानी वायसराय ने 2 ही काम किए थे, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया था और एक दूसरा दिल्ली दरबार। पर ज़रा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी, यानी ये 2 काम सेवा हुए या शो हुए, यानी दिखावा हुए या सच में ड्यूटी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी मत समझिए, यानी जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया है, जो अच्छे खासे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही वहाँ पर जा सकते हैं। जो दरिद्री लोग हैं, दिनहीन है, मजदूर वर्ग है, वह कहाँ जाएगा। आप ही इस पर विचार कीजिए। आप दरबार की बात सुनिए, यानी जो दरबार लगाया था उसकी बात सुनिए। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, यानी जो दिल्ली दरबार लगाया था वह वायसराय के ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था, यानी केवल भारतीयों के लिए केवल बुलबुलों का एक स्वप्न था वहाँ, यानी एक देखावा। जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वही से सब लौटे, यानी जहाँ से वो 63 राजे आए थे, हमने देखा, किसमें देखा था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में। 63 राजा जहाँ से घोड़े हाथी लेकर आए थे वही वापस चले गए, वही सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असवाब सहित जिसका था उसके पास चला गया, यानी आप भी जिस हाथी पर आए थे वह हाथी भी जिसका था उसके पास चला गया है। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं है और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं, यानी जिस हाथी पर आप सोने का हौदा और वह सब कुछ लेकर आए थे वह हाथी भी आपका नहीं था, जिसका था उसके पास चला गया। दरबार में जिस सुनहली सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, पर वह भी वही तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था, वह भी जहाँ से आया था वही चला गया, यानी जो आपका वैभव था वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी, यानी ये सब कुछ खाली नुमाइशी चीज़ें थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी, यानी भारतवर्ष में वह चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ। लोग विक्रम को याद करते, यानी विक्रमादित्य को याद करते, उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्त ताउस से थी, यानी शाहजहाँ की इज्जत लोग गुणों से करते, उसके गुणों से करते या उसकी शान से करते हैं। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। आपके वहाँ कुछ दिन बीत गए, यानी आपके जो भी दिन थे वह बीत गए, अवधि पूरी हो गई। आप यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए, यानी वो 5 साल का जो भी आपकी अवधि थी पूरी हो गई, आप इसके बाद भी कुछ दिन और मिलते हैं तो आपका पुण्य समझिए, ऐसा वह लिखते हैं। बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिवशंभु शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो, यानी आपके जो भी कर्तव्य वो ख्याल हो, इसलिए वह चिट्ठा लिख रहा है। वहाँ देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है,
पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। यानी एक मूर्ति है जो किले के मैदान में, किसी मैदान में नहीं है, लेकिन वह भारतवासियों के मन में बसी हुई है, हृदय में। पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। यानी भारतवासियों के हृदय में किस अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति है? तो लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, याद रखिए। और देखिए ये एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यानी जो हृदय का जो मंदिर है या हृदय में बसा हुआ मंदिर है, वह आपके सैकड़ों या संगमरमर के बने हुए मंदिर से यह अधिक मजबूत है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है। यानी यहाँ पर एक मिनट, कहाँ गया है? यानी संगमरमर वाले मंदिर से भी अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती कौन है? तो वह रानी का जो घोषणा पत्र था, वह विक्टोरिया रानी का, जो 1858 में। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। इसके बाद है श्रीमान का स्वागत, यानी यह दूसरा चिट्टे में है। जो अटल है वह टल नहीं सकता, यानी जो होने वाला है वो होकर रहेगा। जो होनहार है वह होकर रहेगा, यानी जो होने वाला है वो होकर रहेगा। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। यानी श्रीमान का स्वागत में कितने, यानी पहले 5 साल की अवधि खत्म होने के बाद फिर कितने साल की अवधि मिलती है लॉर्ड कर्जन को? तो 2 साल की मिलती है, याद रखिए। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी। यानी भारतीयों ने क्या क्या देखा है? वो पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे। यानी भारतवासियों ने क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें देखी है? मुसलमानों की बादशाही देखी, नहीं पृथ्वीराज, यानी भारतीयों ने पृथ्वीराज देखा, जयचंद की तबाही देखी, मुगलों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहां तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। यानी जो तख्त नादिर था उसको भी उठाकर लेते जाते हुए देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे। अभी शिवाजी मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनको देखे, औरंगजेब देखे, क्लाइव और हेस्टिंग से वीर अंग्रेज देखे। यानी वीर अंग्रेज कौन कौन थे? क्लाइव और हेस्टिंग, ये वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार, इन सभी चीज़ें देखते देखते भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन और उनका हाथियों का जुलूस तथा दिल्ली दरबार यह भी देखा। वायसराय का कर्तव्य, यानी अगले चिट्टे का नाम क्या है? तो वायसराय का कर्तव्य। माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई है। यानी आपने फिर से पदार्पण किया, इसलिए फिर से इस भूमि जो है कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। विद्वान बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। यह किसका? शिव शंभू के चिट्टे का यह कथन है। आपस में उक्ति 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति, यानी जो भी उक्त 3 गुण होते हैं उस 3 गुणों के अलावा भी चौथा गुण कौन सा होता है? तो राजशक्ति होता है। अंत आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बने। यानी आपके जो श्री चरण स्पर्श हुए उस आपके तीर्थ चरण स्पर्श होने से भारत भूमि जो है तीर्थ से भी बढ़कर हो गई है। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र, यानी महारानी के घोषणा पत्र को क्या कहा गया है? तो अचल खड़ी दीवार कहा गया है, याद रखिए। जो 1 नवंबर 1858 को केनिंग महोदय ने सुनाया था, यानी केनिंग महोदय ने सुनाया था। वहाँ घोषणा महारानी का घोषणा पत्र किसने सुनाया था? तो केनिंग ने सुनाया था, याद रखिए। वही भारतवर्ष के लिए
फौलादी दीवार है, यानी महारानी का जो घोषणा पत्र है वह फौलादी दीवार का काम करता है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उस दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। 1 मिनट, 1 घंटा होने वाला है, हो चुका है। आशा का अंत, एक दुराशा भंग विच्छेद। पीछे मत फेंकिए, अभी पीछे मत फेंकिए में क्या है। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा स्टॉप करेंगे। पीछे मत फेंकिए। जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत आए, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वह 1805 में दूसरी बार भारत आए थे। क्या हो गया? भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आकांक्षाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। सारांश यह कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा भेद हो गया। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है, यानी संसार में जो भी अंग्रेजी प्रताप है या अंग्रेजी राज है जो अखंड है। भारत के राजा आपके हुक्म के बंद है, यानी सभी भारत के जो भी राजा है आपके हुक्म मानते हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए चाहे दरबार, यानी जो भी भारतीय राजा जो है आपके हुक्म के बंद है, यानी आपके सब कुछ मानने वाले हैं। उन राजाओं को लेकर आप जुलूस निकालिए या दरबार लगाइए। बनाकर सलाम कराइए उन्हें, चाहे विलायत भिजवाइए चाहे कलकत्ते बुलाइए, जो चाहे जो सो कीजिए हाजिर है, यानी जो भी भारतीय राजा है वह आपके गुलाम है तो हुक्म मानते हैं, तो आप उसके चाहे जो कराइए वो करेंगे। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल में अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई जीती है, लुप्त नहीं हो जाती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिनसे सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया वह जाति का क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई, यानी आप जैसे उच्च कोटि के विद्वानों में ही ये भारत को ऐसा भारत की जो भी गौरवशाली थी उनको कम करने की बात कैसे आई। भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं है, यानी भारतवासी लोग जो है बहुत से काम करने के योग्य नहीं है और उनको आपके सहजातीय ही कर सकते हैं। यानी वह कहते कि उन्होंने जो लॉर्ड कर्जन ने जो भी उनके शासनकाल में केवल कुछ पदों को अंग्रेज़ों को ही पद देने के लिए ही वह अंग्रेज़ों के लिए राखीव पद रखे थे, तो इसीलिए भारतेंदु कहते हैं कि भारतेंदु ने बाल मुकुंद गुप्त कहते कि इस निबंध में तो कुछ भारतवासी जो है कुछ काम करने के योग्य नहीं है, इसलिए आपके सहजाति ही कर सकते हैं, यानी सहजाति मतलब अंग्रेजी लोग कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, यानी भारतवासी भी यदि आप परीक्षा लेते हो तो आप समझिए कि भारतवासी जो ऊंचे से ऊंचे काम को भी कर सकते हैं, जिनको आपके सहजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे हटने वाले नहीं है, यानी भारतीयों के पास भी योग्यता है, भारतीय भी काम कर सकते हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। वरंच 2-1 गुण भारतीयों में ऐसे है कि संसार भर में किसी जाति के लोग उसका अनुकरण नहीं कर सकते, यानी 2-1 गुण भारतीयों में ऐसे हैं जो वह कोई भी जो है उसका अनुकरण नहीं कर सकते। वहाँ 2 गुण कौन से? हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक से फारिस वालों की भांति बोल नहीं सकते, यानी जो
दो गुण कौन से हैं जो अनुकरण नहीं कर सकते? जो हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वह फारसी पढ़कर भी जो फारस वाले लोग बोलते हैं या फारसी भाषा बोलने वाले लोग बोलते हैं, उसी प्रकार फारसी भाषा बोल नहीं सकते। कविता कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, यानी कविता भी कर सकते हैं और अंग्रेजी बोलने में ही अंग्रेजी बोलने वालों की नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेज़ों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। यानी एक भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानी साफ हिंदी बोलता है, वैसा अंग्रेज़ नहीं बोल सकता। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। दो बातों में कौन से? एक तो अपने शरीर के काले रंग को, यानी जो भी अपने शरीर में काला रंग है, उस काले रंग को अंग्रेज़ों के साथ वो बराबरी नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बन सकते, यानी अंग्रेज़ों की भांति अपने शरीर को गोरा नहीं बना सकते। और दूसरी बात क्या है? अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते। यानी केवल दो बातों में ही अंग्रेज़ों की बराबरी भारत लोग नहीं कर सकते। वो दो बातें कौन सी है? अपने काले शरीर को गोरा नहीं कर सकते, आज तो क्रीम पाउडर साबुन लगा कर सकते, ये अलग बात है। और अपने शरीर को वह अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं कर सकते। और उसके बाद जो उसका भाग्य है, उसके भाग्य में रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते, यानी अंग्रेज़ों के भाग्य के बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है, यानी सब कुछ अलग होने के बावजूद भी इन सभी में एक एकता है, ऐसा वो कहते हैं। विक्रम अशोक अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई, यानी यह जो भूमि थी विक्रम अशोक अकबर, इनके साथ भूमि नहीं गई। औरंगजेब अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर नहीं ले जा सके, यानी जो भूमि है यहाँ की, जो भी आए उन्होंने साथ नहीं लेकर गए, आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी भी मजबूती क्यों न करे, यानी कितनी भी मजबूती क्यों न करे, यह आगे भी भूमि किसी के साथ नहीं जाएगी, यही रहेगी। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया, यानी इस समय में भगवान ने एक और जाति के हाथ में इस भूमि को दिया, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक है, यानी वो 30 करोड़ जनता के शासक हो, ऐसा वह लिख रहे हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा, यानी आप जो विचार करना है तो आपके ही जिम्मे है, ऐसा वह कहते हैं। आशा का अंत, यानी आशा का अंत इसमें क्या देखते हैं? यदि एक बात मैं बताना भूल गया, यदि यह PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम समूह है, वह ज्वाइन कीजिए। मैं टेलीग्राम समूह की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वहाँ पर यह जो है PDF आपको मिल जाएगा। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, यानी यहाँ का नमक भी जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है, यानी उसी जल से उस नमक का जन्म हुआ है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और हृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आँखों पर पट्टी बांधकर, कानों में डींडी ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को धीतर तीतर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना, यानी जिस थाली में खाते हो वहीं पर छेद करना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं है, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी, यानी उस नमक से ही हमारी हड्डियाँ बनी है, यानी इस मिट्टी से ही हम बने हैं। हम कैसे इसे बैर कर सकते हैं? इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है, यानी हमारे देश के नमक की क्या कीमत है। हम लोग खूब जानते हैं कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार में आज आ गए तो एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते हैं कि दोबारा आप ना आवे, यानी इसलिए चाहते कि आप दोबारा न आवे, यानी जो भी नमक पर टैक्स लगाया था इसलिए। पर हमारी पेश न
गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल आपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट डाला, यानी आते ही उसने तुमने नमक पर फैसला सुना डाला। उसके बाद अगला है एक दुराशा। एक दुराशा यहाँ है, तो भी इतना संदेश भड़ंग शिव शंभू शर्मा आपने प्रभु तक पहुँचा देना चाहते हैं। तो भी एक शिव शंभू शर्मा जो है भड़ंग शिव शंभू शर्मा इतना संदेश तो पहुँचाना चाहता है अपने प्रभु लॉर्ड कर्जन तक। आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले, यानी जो शिव शंभू शर्मा क्या है, एक आम जनता का प्रतीक है। तो आम जनता क्या करना चाहती है कि उससे मिलना चाहती है वायसराय को। शिव शंभू शर्मा आपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना, यानी कुछ नहीं तो ये जनता पागल है यह समझकर भी स्मरण कर लेना। तो वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, यानी शिव शंभू शर्मा क्या है, आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। यानी आप नहीं चाहते कि यहाँ की जनता जो है शिक्षित हो और मुंह खोले, इसलिए आप नहीं चाहते, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद है विदाई समारोह। विदाई समारोह बिछड़न समय बड़ा कर्णोत्पादक होता है, यानी जो बिछड़न समय होता है या विदाई समारोह होता है वह काफ़ी कर्णोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छुटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, यानी किस समय में, जब बिछड़न समय आता है। कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पाल कर सके, यानी जो क्या कर्तव्य आपने इस प्रजा के साथ किया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। यानी वह कहते हैं कि क्या आंख बंद करके मनमाना है, वो मैंने आंख बंद करके जो भी हुक्म है वही हुक्म चलाना और हुक्म सुनाना ही शासन है, ऐसा वह सवाल करते हैं। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, यानी कभी प्रजा की बात सुनी है और उसको दरबार उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाने ही शासन कहलाता है, यानी जनता के विरुद्ध, जनता के हित के विरुद्ध किया जाने वाला शासन ही काम ही शासन कहलाता है, ऐसा वह लिखता है। इस एक कैसा है, एक विदाई समारोह में। उसके बाद है बंग विच्छेद। बंग विच्छेद गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल पार्टीशन हो गया, यानी बंगाल का विभाजन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया, यानी उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया और होकर पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत, यानी पूर्व बंगाल और आसाम जो है उन्होंने अलग करके प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का, यानी इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि हो गए। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष था, यानी आपके शासनकाल में भारत के लिए या भारत देश के लिए बंग विच्छेद जो था एक अंतिम विषाद था, आपके द्वारा किया हुआ एक अंतिम विषाद था, अंतिम न मानने वाला निर्णय था और आपके लिए अंतिम हर्ष, यानी आपके लिए सबसे बड़ा सुख था या खुशी थी। सैकड़ों राजा जिसे आपने समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए, यानी हजारों राजाओं ने यह पृथ्वी पाने के लिए युद्ध लड़े, जीते, पृथ्वी पर राज्य हासिल किया और अपने साथ नहीं ले गए। क्या ऐसे इस पर राजाओं को जो चीज़ हासिल की और वो साथ न लेके गए, ऐसे राजाओं पर अभिमान करना चाहिए, ऐसे सत्ताओं पर। आप तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं, यानी इतनी बड़ी पृथ्वी को जीतकर भी लोग अंतिम समय में वो यहीं पर छोड़कर गए और आपने तो इस भूमि का कुछ अंश ही हासिल किया है, तो आप खुद को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं, यानी जिस बात पर पश्चाताप करना चाहिए मूर्ख लोग उसी पर आनंद व्यक्त करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मट्टी का एक छोटा सा ठेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है।
ये कथन याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। यह पृथ्वी किसका है? शिव शंभू के चिट्टे में है। और शिव शंभू के चिट्टे में ही किस भाग में लिखा हुआ है? तो यह बंग विच्छेद में लिखा हुआ है। यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ठेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ मिट कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। यानी जो राज्य लोग जो है वह इस छोटे से अंश को पाकर लड़ाई करते हैं और अंशों को पाकर ही उस पर अपना राज्य हासिल करते हैं या अधिकार जमाते हैं। ऐसे शूद्र और दरिद्र राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। प्रेस दिनों में धन की आशा करने वाले क्या है, बराबर दिख नहीं रहा है, अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया। यानी वह राजा, चक्रवर्ती राजा जो था, वह देश का अधीश्वर होने के बावजूद, यानी पूरे देश पर राज होने के बावजूद भी एक दिन पूरा सब कुछ त्याग कर वह जंगल में चला गया। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है, यानी यहाँ का अधिकार नहीं है। कुछ नियत समय के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ नियुक्त हुआ है। उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है। यानी कुछ दिनों के लिए शासनकाल दिया है, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि वह स्वयं इस देश को त्याग कर भी, यानी कुछ दिनों के बाद स्वयं त्याग कर जाएगा, फिर भी कितना मोह है, कितना लाभ है। और न त्यागने का लोभ स्वर, यानी और भी न त्याग देने का लोभ है और फिर से आ गया है। उसके बाद है अंतिमतः आशीर्वाद। वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण उसी को उस कठिन दशा में, उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है। यानी यदि दृढ़ करते हैं या दृढ़ निश्चय करते तो सब विपदाओं को त्याग देते हैं, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। कौन? दृढ़ता। तो यहाँ पर जो है शिव शंभू के चिट्टे यह खत्म होता है। यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके आगे का भाग जो भी अंश है वह हम बाद में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।